This अमृत conference will महोत्सव। now be recorded. नमस्कार, मैं वैद्य ओंकार पाठक आप सभी का वैद्य अनंत धर्माधिकारी अमृत महोत्सव कृति समिति की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ। किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत भगवान की याद किए बिना शुरू करना उचित नहीं है। तो इस कार्यक्रम का आज हम अगला पुष्प आज के दिन गुथने जा रहे हैं। इसमें आज के पुष्प में हमें मार्गदर्शन करने के लिए यहाँ पे वैद्य माधवी निरगुडे मैडम आज हमें संबोधित करेंगी। तो आज सबसे पहले मैं धन्वंतरि स्तवन के लिए आप सभी को विनती करता हूँ कि आप सभी स्तब्ध रहे और धन्वंतरि स्तवन हम गाएंगे। शंखं चक्रं जलौकां दधतमृतघटम् चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरीं तं निखिलगतवन् प्रौढदावाग्निलीलम्। बहुत धन्वंतरि स्तवन के बाद बहुत ही प्रसन्न माहौल यहाँ पे हो गया है। इसके बाद मैं आप सभी को अनंत धर्माधिकारी जी परिचित है ही, तभी मैं जो नए हैं उनके लिए सर का परिचय यहाँ पे देने वाला हूँ। सर का नाम है वैद्य अनंत भगवंत धर्माधिकारी। सर एमडी पीएचडी है। सर डायरेक्टर ऑफ आयुर्वेद महाराष्ट्र भी रह चुके हैं। सर निवृत्त प्राध्यापक तथा विभाग प्रमुख शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय महाराष्ट्र महाराष्ट्र नांदेड़ में थे। पूरे भारतवर्ष में 2007 से 148 संहिता निरूपण सर के संपन्न हो चुके हैं। अनेकविध राष्ट्रीय पुरस्कारों से सर सम्मानित है। संस्कृत भारती महाराष्ट्र राज्य के पश्चिम विभाग प्रमुख तथा विभिन्न संस्थानों में सर संलग्न है। संपूर्ण भारतवर्ष में सर के अनेक विद्यार्थी है। अध्यापक और चिकित्सक के रूप में वे विद्यार्थी उनका काम अच्छे से कर रहे हैं। सर की चरकुहन नाम की किताब प्रसिद्ध है, जो कि वैद्यगण के लिए बहुत ही मार्गदर्शक और उपयुक्त है। ऐसे हमारे सर हमारे लिए बहुत ही आदर्श एंड ऋषितुल्य है। इसके बाद आज की हमारी जो व्याख्याता है आदरणीय वैद्य माधवी निरगुडे मैडम, इनका परिचय कर देने के लिए मैं आदरणीय वैद्य गया मैडम को विनती करता हूँ कि वे उनका परिचय हमें करवा दे। आदरणीय वैद्य गया मैम। नमस्कार। आज के हमारे इस कार्यक्रम में वैद्य अनंत धर्माधिकारी सर अमृत महोत्सवी कार्यक्रम, जो हम हर महीने एक दिन का रुग्णानुभव का व्याख्यान रखते हैं, उसमें आप सभी का स्वागत। और आज हमें जो अपने रुग्णानुभव बताने वाले हैं वैद्य माधवी अतुल निरगुडे मैडम, उनका भी आज के कार्यक्रम में स्वागत। वैद्य माधवी निरगुडे मैडम का भद्रायु आयुर्वेद चिकित्सालय एवं माऊली पंचकर्म सेवा केंद्र सावेड़ी लातूर में है। इनका जो चिकित्सालय है, उसके नाम से ही हम ये समझते हैं कि रुग्ण के आतुर के स्वास्थ्य के लिए जो उत्तम कार्य है, वो कार्य गए 22 साल से माधवी लातूर शहर में कर रही है। इसके साथ साथ 3 साल से सद्गुरु आयुर्वेद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लातूर में एक प्रधान चिकित्सक के तौर पर
और अन्य चिकित्सकों को मार्गदर्शक के तौर पर मैडम अपना कार्य निभा रही है। माधवी के बारे में एक बोलने के लिए मुझे बहुत आनंद होता है कि उनका जो शैक्षणिक भाग है वो उन्होंने रसशास्त्र भेषज कल्पना में पदव्युत्तर अभ्यासक्रम किया है और उनका ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों ही शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय नांदेड़, जो मेरी भी मदर इंस्टीट्यूट है, वहां पर ही हुआ है। माधवी मुझे जूनियर थी, लेकिन जैसे ही माधवी का मेरा परिचय हो गया, तब से ही मुझे मालूम पड़ता था उनके हर एक कार्य के साथ कि उनको आयुर्वेद के प्रति बहुत ही आस्था और उसके उसका एक पैशन है। और जब उनसे बात हुई तो ये भी समझ में आया कि बचपन से ही वृद्ध वैद्यों के साहित्य, लेख उनको पढ़ने की उनकी आदत थी और उसके साथ ही उन्होंने आयुर्वेद क्षेत्र में अपना शैक्षणिक अभ्यासक्रम पूर्ण करने का मनोदय उनके पिताजी के साथ किया। और उसके लिए गोवा से मैडम पहले गोवा में थी, गोवा में उनका शैक्षणिक जो शालेय शिक्षण है वो पूरा हुआ था और उसके बाद में महाराष्ट्र में मराठवाड़ा में उन्होंने अपना वैद्यकीय शिक्षण पूरा किया है। आयुर्वेद शास्त्र के साथ साथ अध्यात्म का वरदानंद भारती, इनके साहित्य का वाचन, उनका स्पष्टीकरण भी बहुत अच्छी तरह से मैडम के साथ जब संवाद होता है तो समझ में आता है। रुग्ण सेवा, शास्त्राभ्यास और विद्यार्थियों के प्रति एक आपुलकी उनमें हमेशा दिखाई देती है। अनेक विद्यार्थियों के साथ उनके साथ चिकित्सा कर्म, अभ्यास कर्म करने के बाद भी सातत्य से उनके संपर्क में रहने की और हर एक उनके आपत्ति में उनको मदद करने की जो मैडम की एक आदत है, वो बहुत ही सराहनीय है। जब रुग्णों के साथ उनकी व्यथा समझते समय मैडम के भाष्य में जो मृदु संवाद रहता है और जब कोई रुग्ण नियम पालन नहीं करता है या पथ्य पालन के या आयुर्वेद औषधि चिकित्सा के लिए आस्था नहीं रखता है, तो तभी जो मृदु संवाद है वो बदल के अत्यंत योग्य शब्दों में उसको समझाने की क्षमता भी मैडम में हमें दिखाई देती है। और एक मैडम की मैं विशेषता बताती हूँ कि मैं पूना स्थित हूँ। उनके परिचित पूना में जो रुग्ण पूना में शिक्षण के लिए या नौकरी के लिए जो पूना में आते हैं, उनके उनको मैडम ने अगर मेरे पास किसी चिकित्सा के लिए या सलाह के लिए अगर वो रुग्ण मेरे पास आए, तो मुझे एक ही विशेषता उनमें वो रुग्णों में भी दिखाई देती है। वो है कि उनको हेतुओं के बारे में या दिनचर्या के पालन के बारे में मुझे ज़्यादा बताना नहीं पड़ता, क्योंकि पहले ही वो भद्रायु आयुर्वेद चिकित्सालय के रुग्ण होते हैं, उनको सभी बातें मालूम होती है। तो ये बहुत ही विशेषता है कि जो रुग्ण उनके फैमिली, उनके कुटुंब उनके साथ जुड़ जाते हैं, उनके लिए आयुर्वेद की दिनचर्या, ऋतुचर्या, विधि पालन और सातत्य से स्वास्थ्य अपना कैसा अवलंबन करना, इनकी जानकारी सभी को मिलती है। और यही बात हमारा शास्त्र, हमारी चिकित्सा तत्व आगे लेने के लिए मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण है। और इतना बड़ा काम उन्होंने संपूर्ण मराठवाड़ा में या लातूर के परिसर में किया है, वो बहुत ही अच्छा है। तो इस प्रकार से काम करने वाली माधवी निरगुडे आज हमारे यहाँ रुग्णानुभव प्रस्तुत करने जा रही है, तो हम सभी को उसका एक बहुत आनंद है। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम।
इसके बाद मैं आदरणीय वैद्या माधवी निर्गुड़े मैम को विनती करता हूँ कि वे अपना व्याख्यान रुग्णानुभव सभी विद्यार्थियों के लिए प्रस्तुत करें। आदरणीय वैद्या माधवी मैम। महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री लक्ष्मी नृसिंह स्वामी नमः। रेणुका माताय नमः। वेंकटरमणा गोविंदा। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। भगवान धन्वंतरि के चरणों पे करकमल में वंदन करते हुए गुरुवर्य श्री धर्माधिकारी सर को अनेकानेक प्रणाम करते हुए मैं मेरा अभी जो बोलना है वो शुरू करती हूँ। उपस्थित सब ज्येष्ठ वैद्यों और उपस्थित श्रोता और विद्यार्थी वर्ग को मेरा नमस्कार। अभी रेणुका मैडम ने मेरी बहुत ही सराहना की तो थोड़ा सा मुझे थोड़ा अचरज हो रहा है बोलने को कि ऐसा कुछ नहीं, हम सब मिलके आयुर्वेद का हमें काम करना है। और जब हम स्वयं वो पूरी दिनचर्या ऋतुचर्या पालन करते हैं तो अपने आप ही हमें उतने हक से हम हमारे पूरे रुग्णों को वो बोलने की हमें जो कोशिश करते हैं तब वो साध्य होती है, ऐसा मेरा अनुभव है। संक्षेपतः क्रिया योगो निदानम परिवर्जनम, ये सुश्रुत उत्तर तंत्र का पहला उत्तर तंत्र 1 में जो सूत्र दिया है वो बहुत ही प्रसिद्ध है। ये हमें क्या बताता है? आयुर्वेदिक चिकित्सक की चिकित्सा का ये उद्दिष्ट है। स्वास्थ्य रक्षण के हेतु जो हमारा मुख्य ध्येय है वो हमें चाहिए कि लोगों को नित्य हितकर पुराण धान्य, गेहूं, चावल आदि, मूंग, घी जैसे द्रव्यों का लेना है। द्रवों को अधिक का सेवन टालना है। व्यायाम, अभ्यंग आदि का अभ्यास हर रोज करना है और कालोचित यानी समय पे निद्रा और जागरण आदि करना है। ये सब हेतु जो है ये हमें स्वास्थ्य पालन में मदद करते हैं। वैसे ही इसके विपरीत बातों को वर्ज्य करना ये हमारी चिकित्सा होती है, ऐसा सुश्रुत जी कहते हैं। रोग निवारण के लिए हमें जो दोष प्रकोपक कारण जो है उनको टालना चाहिए। जो व्याधि रूप होते हैं ये दोष प्रकोप व्याधि स्वरूप होता है, इसीलिए उनको अगर हम टाले तो हमारी चिकित्सा सिद्ध होती है। इसके लिए हमें रुग्ण के पूरे दिनक्रम का जान लेना बहुत जरूरी होता है। अष्टांग संग्रहकार भेषजावर चरणी अध्याय में मार्गदर्शन करते हैं। केनवा निदान विशेषेण अस्य कुपितो दोषः। हमें दिखता है कि किम आहारेण, कैसा आहार लेना चाहिए, एक साथ एकदम से खाना चाहिए क्या, भूख ना लगते हुए खाना चाहिए क्या, वगैरह वगैरह। इससे कौन से दोष का प्रकोप होने वाला है या त्रिदोष प्रकोप होने वाला है ये हम जान लेते हैं। किम विहारेण, हम क्या करते हैं, मुंह ना धोते हुए पानी पीते हैं क्या, बेड टी लेते हैं क्या, लेट उठते हैं क्या, व्यायाम अव्यायाम होता है क्या, बैठते रहते हैं क्या। इससे हमको इस विहार से कौन कौन से हेतु से, कौन से गुण से कौन सा दोष प्रकोप होता है और जो व्याधि का कारण बन गया है यह हमें जानना बहुत जरूरी होता है। जब हम ये सोचते हैं तो 2 प्रकार के हमें जो परीक्षण करना है उसके लिए अष्टांग हृदयकार हमें बोलते हैं कि एक रोगी परीक्षा हमें करनी है और दूसरी है रोग परीक्षा। रोगी परीक्षा में जब हम दर्शन स्पर्शनम प्रश्न ही परीक्षित च रोगिणम, ये जो सूत्र है अष्टांग हृदय सूत्र स्थान पहले वाले अध्याय में ही 22वां सूत्र जो आधा है ऊपर का, उसमें हमें बोला है कि दर्शन परीक्षण कैसा करना है। हचिसंस मेथड जैसे बहुत सारे पुस्तक है, कोई इतर मेडिसिन से और हमारे भी बहुत सारे वैद्यों ने भी लिखे वाले पुस्तक है, उससे हमें जानकारी मिलती है कि पहले हमें क्या क्या ज्ञान रखना है ताकि हम दर्शन से क्या समझ सके। जब रुग्ण हमारे क्लिनिक में प्रवेश करता है हमारे कंसल्टिंग में, तब हमें दिखता है कि वो कैसा चलता है, वो कैसा दिखता है, उसके भाव कैसे है। फिर वो बैठता है और फिर हम एग्जामिनेशन टेबल पे उसकी पूरी परीक्षा करते हैं। इसी दर्शन परीक्षा पूरी होती है। स्पर्शन परीक्षा भी है, इससे हमें बहुत जानकारी मिलती है। पर उसके आगे भी प्रश्न परीक्षा ये एक बहुत जरूरी परीक्षा है जिसके माध्यम से हम हेतुओं का ज्ञान कर सकते हैं।
अभी अभी हमने देखा है कि सुबह उठने के बाद पूरा दिन जब हम कैसा चलाते हैं, कैसा सोते हैं और दूसरे दिन कैसा उठते हैं, ये पूरी जानकारी में हमें हेतुओं का ज्ञान हो जाता है। ये पूरा ब्यौरा हमें रखना जरूरी होता है। इससे हमें क्या मिलता है? सूत्र का आधा जो पूरा हिस्सा है, दूसरा हिस्सा है, वो हमें बताता है कि रोगम निदान प्रागरूप लक्षणोपशयाप्ति भी। पहले हमें निदान, हेतुओं का ज्ञान, कारणों का ज्ञान होना चाहिए। फिर हम उसके माध्यम से पहले क्या क्या लक्षण हुए ये सोचेंगे। फिर वो लक्षण बरकरार रहे क्या, कंटिन्यू है क्या, ये हम देखेंगे। फिर उनको किससे अच्छा लगता है? गर्म खाने से लगता है, ठंडा ओढ़ने से लगता है, फैन के नीचे बैठने से लगता है। ये उपशय का ज्ञान हम लेंगे और उससे पूरी संप्राप्ति का ज्ञान हमें धीरे धीरे हो जाएगा। ये जो पूरा व्याधि का प्रवास है वो हमें देखना जरूरी होता है। तो इसके पहले हमें जो अभी देखा हमने कि निदान जानना, उसको टालना, निदान के अनुरूप दोषों का ज्ञान करना, दोषों से व्याधि का प्रवास जानना, ये पूरी जब हम जानकारी लेते हैं तब हमारा निदान, बोले तो डायग्नोसिस हो जाता है। ये इसके दृष्टिकोण से मैं पहली मेरी केस रखने जा रही हूँ। रुग्ण नंबर 1 है, पहला रुग्ण है। रुग्ण नाम अबक, पुरुष है, 35 वर्ष की उसकी आयु है और बैंक कर्मचारी है। ये रुग्ण में हमने ऐसे देखा था, उसकी जो पत्नी थी वो हमारे चिकित्सालय की पुरानी रुग्णा थी। कोई भी समस्या के लिए वो आयुर्वेदिक चिकित्सा लेना ही पसंद करती थी। वो रुग्ण को जब पहले ऐसे लक्षण दिखाई दिए कि उसको मंद ज्वर था, संधिग्रह, संधिशूल, विशेषतः जानुशूल था, तो वो रुग्ण ने पहले एक एलोपैथिक वो कोर्स लेने के बावजूद भी उसे कुछ लाभ नहीं हुआ। तो रुग्ण की पत्नी वो रुग्ण को हमारे चिकित्सालय में लेके आई। रुग्ण जब आया तब वो ठीक तरह से चल नहीं सकता था, वो थोड़ा सा खुरट खुरट के ही आता था, उसके घुटना में बहुत दर्द था। उसको पूरा ब्यौरा जब पूछा गया, उसका दिनक्रम पूछा गया, तो ऐसा दिखाई दिया कि वो सुबह जब उठता है तब थोड़ा सा लेट उठता है, वो 7 बजे उठता है। उसके बाद कुछ ज्यादा काम नहीं करता, पूरा काम, क्योंकि 9 साढ़े 9 बजे उसको बैंक में जाने की जल्दी होती है। थोड़ा सा घर के बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम बिता के फिर अपना अपना पूरा स्नान वगैरह करके वो 9 बजे पूरी मात्रा में भोजन लेता था। फिर बैंक में जाके अपने एक ही जगह पे बैठ के काम 1:30 बजे तक करता था और फिर दोपहर में थोड़ा सा भूख के हिसाब से थोड़ा खाना लेता था। फिर शाम में आने के बाद अपना अपना खाना लेता था। जब पानी पीने की आदतें उसकी पूछी गई उसकी कि उसको कितना पानी लगता है, खाने के समय पानी पीने की आदत है, तो उसमें कोई विशेष हेतु हमें नहीं मिला। ऐसा है कि खाने का समय जब पूछते हैं तो उसकी राशि भी पूछनी चाहिए, उसकी भूख पूछनी चाहिए, उसकी भूख कैसी है, और वो पानी या द्रव रूप क्या लेता है, छाछ लेता है क्या, दूध लेता है क्या, साथ में दही होता है क्या। ये पूरी जब हम जानकारी लेते हैं तो हमें वो हेतु है कि नहीं इसके बारे में पता चलता है। जब उसका पूछे हम तो वो बोला कि इतनी बहुत साल से मैं आदत है, मैं भूख का विचार नहीं करता, मुझे अच्छा लगता है, मैं पूरा खाना खा लेता हूँ और फिर दिन भर बैठ के काम करता हूँ। जब उसको पूरी उसकी जांच की गई तो ऐसा देखा कि जीवा पे बहुत सामता है और बाकी पेट भी थोड़ा सा गच्छ है। इसके बावजूद उसको बाकी तकलीफ तो नहीं थी, वो बोला कि मुझे कुछ तकलीफ नहीं है, सिर्फ जानू में ही पीड़ा है, थोड़ा सा हल्का बुखार था। ये करने के बाद उसको जरा अच्छा बोला गया कि आपको थोड़ा पथ्य करना चाहिए। पथ्य के तौर पे
हमने ये बोला उसको कि सुबह का भोजन आपको बंद करना चाहिए। सुबह 9 आप 7 बजे उठते हैं, 2 घंटों में जल्दी जल्दी पूरा भोजन लेते हैं, ये आपको ठीक नहीं है। आप थोड़ा सा उसके बजाय मूंग का या मसूर का सूप आप लीजिए। रुग्णा की पत्नी जो हमारी पहली रुग्णा थी, तो उसको ये यूष के बारे में पूरी जानकारी थी, तो हमें वो समझाना नहीं पड़ा। तो मूंग या मसूर का यूष उसके लेने के बोलने के बाद वो लेने का उसका मन हमने किया वो पत्नी के साथ। दोपहर में पूरा भोजन लेने को बोला भूख के हिसाब से, और जलपान प्यास के अनुसार थोड़ा थोड़ा लेने को बोला। चाके जोड़ों में दर्द था तो थोड़ा सा हल्का संधियोग, सिर्फ जोड़े धीरे धीरे हिलाना, जो उसको संधियोग बोलते हैं, वो करने को हमें बोला, उससे बोला, और थोड़ा सा हल्का सेक लेने को बोला। और चिकित्सा इस प्रकार दी गई, उसको षडंग पानीयम दिया गया दिन भर पीने के लिए। षडंग पानीयम दिन भर पीने से दो फायदे थे। उसको जो हल्का बुखार था उसका भी अच्छा होता था, और थोड़ा लंघन रूप और पूरी चिकित्सा को मदद के तौर पे षडंग पानीयम का बहुत उपयोग होता है। बहुत सारे रुग्णों में हम इसका प्रयोग करते हैं। कभी कभी मुस्ता शुंठी का या धन्यक का पानी भी, सिद्ध जल भी हम पीने के लिए रुग्ण को बोलते हैं, उसका बहुत सारा फायदा होता है। कम से कम अदरक का सिद्ध जल भी दिए तो भी रुग्ण लाभान्वित होते हैं। ये रुग्ण को महासुदर्शन घनवटी 2 गोलियां अभक्त और अंतराभक्त सुबह 7 बजे और शाम 4 बजे रास्ता पंचक क्वाथ 1 कप क्वाथ के साथ लेने को कहा गया। पाचन के तौर पर आम पाचक वटी 2 गोलियां हर खाने के बाद उसको लेने को बोला गया अधोभक्त, सुबह का खाना होने के बाद, दोपहर का खाना होने के बाद और शाम का खाना होने के बाद लेने को बोला गया। हल्के अनुलोमन के लिए गंधर्व हरित की 2 गोलियां 500 मिलीग्राम की रहती है, एक गोली बड़ी रहती है थोड़ी सी, वो कोष्ण जल के साथ उसको रात सोने के पहले लेने को बोला गया। 15 दिन की चिकित्सा होने के बाद रुग्ण पूरा स्वस्थ हुआ। उसको कुछ वो ठीक हो गया और फिर उसकी चिकित्सा बंद की गई, सिर्फ पथ्य पालन चालू रखने के लिए बोला गया। ये बहुत दिन चला, बहुत दिन मूंग या मसूर का यूज, कभी कभी पतला जो जवार रहती है उसके आटे की भी पतली गंजी भी बनाने का इधर प्रघात है, थोड़ा सा लहसुन का वगैरह तड़का डाल के वो भी कभी लेता था। पर धीरे धीरे कुछ समय के बाद वो बोला कि अब ये मुझे लेना ठीक नहीं लग रहा है, थोड़ा सा उपीट वगैरह लूं क्या। फिर थोड़ा सा उपीट, कभी सुशीला बोलते हैं, जो चुरमुरे भिगा के हम बनाते हैं पोहा जैसा, थोड़ा पोहा से हल्का होता है, वो उसको लेने के लिए बोला गया, वो लेता था। ऐसे 6-7 महीने के बाद उसने एकाएक फिर अपना पुराना दिनक्रम शुरू किया। उसने पूरा भोजन लेना शुरू किया, क्योंकि उसको लगा कि बहुत साल से मुझे आदत है और अभी तक तो कुछ तकलीफ नहीं थी, अभी मैं ठीक भी हो गया हूँ, तो अभी ठीक है, थोड़ा सा मैं पूरा खाना फिर से लेता हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ऐसा 1-2 महीने चला और फिर वर्षा ऋतु आया, तो वर्षा ऋतु में पुनः लक्षण उत्पत्ति हुई, पर इस बार ज्वर बहुत तीव्र था और पूरे जोड़ों में शूल और ग्रह था। रुग्ण ने फिर से एंटीबायोटिक्स, एंटीपायरेटिक्स, एनाल्जेसिक्स वगैरह कोर्स लिया। घर में भी सोते रहना पड़ा उसको, बाहर जाने की इजाजत नहीं दी थी, क्योंकि बुखार भी बहुत तीव्र था, थोड़ी सी खांसी और सर्दी भी थी। तो पूरा 5-6 दिन होने के बाद वो रुग्णी की पत्नी चिकित्सालय में आई थी कि वो बोली कि कुछ तो इसके साथ में कुछ दे सकते हैं क्या। तो हमने कुछ फिर से महासुदर्शन घनवटी और षडंग पानीयम लेने को बोला और फिर देखेंगे ऐसा बोला। एक 5-6 दिन के बाद वो रुग्ण फिर हमारे रुग्णालय में आया। अभी वो उसका पूरा मन हुआ था कि मैं अभी ये चिकित्सा लूंगा, क्योंकि उसके जोड़ों का दर्द तो बिल्कुल कम नहीं हुआ था, ज्वर थोड़ा सा कम हुआ था, बाकी के लक्षण वैसे ही थे। फिर उसको समुपदेशन कराया उसको बोला कि जब तक आप ये हेतु का परिवर्जन नहीं करेंगे, ये पालन नहीं करेंगे, क्योंकि आपका काम उतना नहीं है। अगर आपका काम श्रम होते, बहुत श्रम के अनुपात से खाना लेना, ये पहली आहार की ये है कि आहार कितना लेना चाहिए और आहार कैसे ले, इसके लिए आहार के अनुपात में सेवन मात्रा कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में ये सूत्र हमें ध्यान रखना चाहिए।
तो समुपदेशन करा के फिर थोड़ी सी चिकित्सा दी गई, योगराज गुगुल वगैरह दिया गया, पंचक रासना पंचकपात फिर से दिया और 15-20 दिन के बाद रुग्ण ठीक हुआ। अभी तक वो स्वस्थ है। ये पहली केस होने के बाद अभी मैं थोड़ी इसके बाद ही और एक केस आपको बोलने जा रही हूँ जो कृमि के संदर्भ में है। चरक विमान स्थान अध्याय 7वां जो है उसका नाम है व्याधित रूपी अध्याय। ये अध्याय में पहले सत्व का वगैरह ब्यौरा दिया गया है कि रुग्ण का सत्व कैसा है, रुग्ण के लक्षण कैसे हैं, उस हेतु कैसा होता है, पर बाद में पूरे अध्याय में कृमिंग का ही वर्णन हुआ है। कृमिंग के अनेक प्रकार का वर्णन है, कृमि कैसे दिखते हैं उसके स्वरूप का वर्णन है, उनके अनेक व्याधि उत्पन्न करने की क्षमता का वर्णन है, कृमि उत्पत्ति के कारण बोले गए हैं और चिकित्सा का परिपूर्ण ब्यौरा ये चरक विमानीय अध्याय 7 में दिया गया है। कृमि के हेतु अगर हम देखते गए तो आज हमारे रुग्णों के खान पान में ये कृमिज कारण हमें भरपूर दिखाई देते हैं। क्षीर हेतु जब हम देखते हैं तो क्षीर के बहुत सारे हेतु हमें दिखाई पड़ते हैं। क्षीर के अनेक विकार का नित्य सेवन होता है। बहुत सारे घर में गुलाब जामुन बहुत सारे लोगों को, बच्चों को भी भाते हैं, बड़ों को भी भाते हैं। पनीर की सब्जियां है हर प्रकार की। फिर दूध पीना है, अच्छा वो होता है बोल के सुबह शाम एक एक ग्लास दूध पीना है। अभी देखते हैं हम 1-1.25 साल से बहुत सारे लोग सोते वक्त एक एक गिलास हल्दी डाल के दूध पीते हैं खाना होने के 15-20 मिनट के बाद। वो भी एक हेतु बनता है फिर बाद में। ऐसे बहुत सारी क्षीर विकृतियां ये कृमि होने का एक मुख्य कारण है। इसके बाद दूसरा कारण अगर हम देखते गए तो दूसरा ग्रंथकार बोलते हैं गुड़। गुड़ हेतु में पूरे मधुर और इक्षु विकार का समावेश होता है। बहुत सारी मिठाइयाँ, बहुत सारे घरों में मीठे के बगैर खाना ही नहीं होता। दोपहर का खाने हर खाने में मीठा होना जरूरी बहुत लोगों को लगता है। कम से कम दही शक्कर तो लेते हैं या गुड़ तो लेते हैं खाने के बाद। गुड़ बहुत अच्छा रहता है प्रकृति के लिए, भी एक आजकल के जमाने में एक समझ है। बहुत सारे अखबार में और टीवी पर, न्यूज चैनल पर, व्हाट्सएप पर बहुत सारे प्रचार होता है कि गुड़ बहुत अच्छा है सेहत के लिए, तो कम से कम एक तो टुकड़ा खाना चाहिए। ये सुनते भी बहुत सारे लोग खाने के बाद गुड़ खाते हैं और धीरे धीरे कृमि का हेतु वो सेवन करते हैं। इसके बाद हम अगर देखते गए तो तिल, शेंगदाणे, काजू, इसकी चिक्की है, ऐसे खाना है, सेहत के लिए खाना है, अच्छी ताकत कमाने के लिए खाना है। बहुत सारे बच्चों में और बड़ों में भी सुबह निहार पेट बहुत सा जल्दी 7-8 बजे ड्राई फ्रूट्स खाने की आदत लग गई है। ये 1-1.25 साल में और प्रतिकार शक्ति बढ़ाने के लिए भी बहुत सारे लोग ये शेंगदाणे, काजू भिगो के, बादाम, मुनक्के, अंजीर ऐसी पूरी ड्राई फ्रूट्स का सेवन करते हैं। इसमें पिस्ता भी आता है। इसके बाकी के ड्राई फ्रूट्स में भी शेंगदाणे, काजू और तिल ये कृमि के बहुत अच्छे हेतु होते हैं, ये हमें दिखाई देता है। ये मराठवाड़ा में शेंगदाणे खाने की बहुत आदत है। उसकी चटनी वो साथ में खाने के समय वो लेना खाने में, ये भी बहुत आदत रहती है। तो एक प्रमुख कृमि का हेतु हो जाता है। इसके बाद का हेतु अगर हम देखें तो मत्स्य या अनुपमांस, इसका भी ऐसे ही है। मत्स्य ये बहुत अच्छा हेल्दी डाइट होता है बोल के बहुत सारे लोग इसका सेवन करते हैं। इसमें अंडे का भी समावेश होता है। बहुत सारे लोगों को उबाले वाला अंडा भी प्रतिकार शक्ति बढ़ाने के अच्छा होता है बोल के बहुत सारे लोग इसके खाते हैं। इसके बाद का हेतु है पिष्टान्न। पिष्टान्न में पूरी बिस्किट और बेकरी के पदार्थ, खाई है, टोस्ट है, ब्रेड है, इसका सेवन तो आज मानो दिन भर होता रहता है। सुबह उठे बराबर दूध बिस्किट या चाय बिस्किट या ब्रेड या खरी, फिर दिन भर शाम में, और जब भूख लगे जब ये खाने के पदार्थ हो गए हैं। इसमें कोई बुरा है
ऐसे को किसी को माँ बाप को भी नहीं लगता और बच्चों को भी नहीं लगता। ये एक बहुत बड़ा हेतु है, बिस्किट ये बहुत बड़ा हेतु है, ये हमें बहुत सारे लोगों को टालने के लिए बोलना पड़ता है। इसके बाद हम देखें तो परमान्न, पायसम, बहुत सारे जब हमारे तो बड़े त्योहार होते हैं, त्योहार उसके लिए ही रखे हैं कि जो हमारी इच्छा होती है वो पूरी करना, वो कभी तो खाना है। हर रोज अगर हम व्यायाम करें, पथ्य पालन करें और त्योहार को कुछ खाए तो ये बहुत अच्छी चीज होती है, पर अगर हम इसको रोज रोज खाए अच्छा बोल के तो ये कृमि का हेतु हो जाता है। इसके बाद का हेतु है कुसुम तेल, करड़ी का तेल। आज इसका प्रचलन बहुत है। अगर हम रेट्स देखें आज तेल के, तो सबसे महंगा जो तेल है वो है करड़ी का तेल, कि बहुत लोग ये अच्छा है बोल के इसका ही सेवन करते हैं। और अगर हम देखें चरक सूत्र स्थान अध्याय 27 में, तो उसका वर्णन है कुसुम तेल का, सुश्रुत संहिता में भी वर्णन है। तो उसमें बोला है उष्णं च विदाही च विशेषण, विशेषण विदाही है, सर्वदोष प्रकोपणम। सुश्रुत जी इसका वर्णन त्वचा विकार और आंखों के विकार करने वाला ऐसा करके बोलते हैं। तो ये करड़ी का तेल ये कृमि का भी हेतु है। सर्वदोष अगर ये प्रकोप करता है तो निश्चित ही ये कृमि को कृमि इसमें पनपते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। इसके बाद के जो हेतु है वो अगर हम देखें तो अजीर्ण भोजन, पूती भोजन, क्लिन्न भोजन, संकीर्ण भोजन, ये हेतु बहुत बड़े हैं, पर एक साथ इसके लिए लिए है कि बहुत कितने ये एक एक पर अगर बोलेंगे तो एक एक व्याख्यान हो जाएगा इसका, और देखेंगे हम बहुत सारे लोगों में हेतु हमें दिखाई देते पड़ते हैं। अजीर्ण भोजन, खाने के ऊपर खाना, या भूख का सिर्फ इच्छा होती है इसीलिए खाना, पर वो हजम नहीं होता, ये ना समझते हुए खाना। पेट गच्चा है पर खाने का समय हो गया है तो खाना है, जिह्वा पे सामता है तो भी खाना है, गौरव है तो भी खाना है। अजीर्ण भोजन के लक्षण और पूरा ब्यौरा अगर हम पढ़ने जाए तो हमें वो समझ में आएगा। पूती भोजन, इसमें पूरे फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स का समावेश होता है, और बहुत ये हेतु है कि बासी खाना प्रिय होता है बहुत लोगों को। जवार की रोटी इधर बहुत बार सारे लोगों को आदत है कि जवार की रोटी ज्यादा बनाते हैं और दूसरे दिन अच्छी लगती है बोल के सिंगाड़ा चटनी के साथ उसको खाते हैं, उसके दही भी लेते हैं, ये भी प्रिय भोजन बोल के खाते हैं। तो पूती भोजन, क्लिन्न भोजन जिसमें बहुत द्रवांश है ऐसे भोजन, संकीर्ण भोजन, पथ्य एकत्र करके भोजन, ये सारे कृमि के हेतु है जो हम रोज हमारे रोज के खाने में दिखाई देते हैं। इसके बाद आता है विरुद्धान्न। इसमें मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, ये भी एक टॉपिक का विषय है। विरुद्धान्न के बहुत सारे प्रकार चरक चिकित्सा अध्याय 26 में दिए गए हैं, और उसके पूरे रोगों का भी ब्यौरा है जो हमें मालूम है। देश विरुद्ध है कि बहुत हम गर्मी के दिनों में गर्मी का खाना, काला विरुद्ध है ठंड के दिनों में आइसक्रीम खाना, बहुत ये फैशन हुई है आजकल की। देश विरुद्ध है कि जो हमारे बरसों से हम खाते हैं हमारे कुल में, वो अगर हम दूसरे तरफ रहने के लिए गए तो भी वही खाना चालू रखना, यह है देश विरुद्ध। अनुपक प्रदेश में अनुपम मांस या उसका सेवन, या स्निग्ध भोजन, ये ऐसे है। मात्रा विरुद्ध है, साथ में विरुद्ध है, या पूरा भोजन एक साथ लेना, ये ऐसे बहुत सारे विरुद्ध है। उसका ब्यौरा मैं अभी नहीं दूंगी, संक्षेप में इसके बोल के आगे जाने वाली हूँ। असात्म भोजन, इसमें भी बहुत बातों का समावेश होता है। असात्म भोजन में अच्छा होता है बोल के लोग साथ में ना पचते हुए भी खाते हैं, इच्छा ना होते हुए खाते हैं, रुद्ध विरुद्ध है इसमें। मैंने कुछ ये दिखाया है एक साथ खाने की चीजें, ये असात्म भोजन है कि हमें साथ में ही है फिर भी हम खाते हैं, हमारे अग्नि विरुद्ध होते हुए भी हम खाते हैं, असात्म भोजन है। और अभी ये पूरा इसलिए ब्यौरा दिया है कि हेतु हमें देखना जरूरी होता है। ये अगर हम देखें तो हमें कृमि कैसे होते हैं इसका पता चलेगा। अभी मैं दूसरी केस ये कृमि की ही प्रस्तुत करने जा रही हूँ।
रुग्ण क्रमांक 2, नाम अबक, स्त्री रुग्णा है, 18 वर्ष की आयु है उसकी। वो स्टूडेंट है, विद्यार्थिनी है, अभियांत्रिकी पदवी का लेती थी, पॉलिटेक्निक की स्टूडेंट है वो। और एक ध्यान की चीज है कि बहुत सारे लोगों में अगर हम ये प्रश्न पूछे कि आपको मृत भक्षण की इच्छा होती है क्या आप बचपन में पेंसिल खाते हैं क्या, कुछ लोग विभूति खाते हैं, भस्म खाते हैं, ये खाने की इच्छा होती है क्या, कोई लोग खाते हैं नहीं पर इच्छा होती है क्या, ये अगर प्रश्न हम पूछे तो हमें कृमि का निदान जल्दी होता है। जिनको ये इच्छा होती है उन हर एक पेशेंट में क्रूमिंग का इतिहास या क्रूमिंग के लक्षण जरूर दिखाई देते हैं। ये एक ऐसा प्रश्न है कि जो हमें लीडिंग क्वेश्चन है ऐसा बोल सकते हैं। ये रुग्णा में भी वो क्रूमिंग मृत भक्षण की इच्छा थी। वो बचपन में बहुत पेंसिल खाती थी पर अब नहीं खाती थी, पर कभी अगर पहली बारिश गिरी और उसका गंध आया तो थोड़ी सी मृतिका भक्षण जरूर करने की इच्छा उसे होती थी। उसके लक्षण इस प्रकार थे, उसको खालित्य बोले तो उसके केश बहुत अभी जा रहे थे। इंद्रलुप्त ये एक छोटा ये व्याधि है कि जहाँ पूरे केश जाते हैं और पूरा गंजापन दिखाई देता है, ऐसे स्पॉट स्पॉट हमें दिखाई देते हैं सिर में। उसको भूख नहीं लगती थी, इच्छा ही नहीं होती थी, समय हुआ है अभी कॉलेज जाना है, माँ बोल रही है बोल के थोड़ा सा कभी तो खाती थी, कभी वैसे ही जाती थी कॉलेज को, दोपहर में थोड़ा सा डब्बा खाती थी। उसको हर रोज पेट साफ ना होना ये भी तकरार थी, उसको मलबी बंद था बोले तो कभी कभी 2-2 दिन भी पेट उसका साफ नहीं होता था या एक दिन 8 साफ होता था। ये लक्षण लेके रुग्णा चिकित्सालय में आई। उसका पूरा हेतु जान लिए गए तो 2 हेतु मिले, एक तो अक्षुधा भोजन और हर एक भोजन में शेंगदाना उसको बहुत प्रिय था, तो और क्षुधा अच्छी नहीं थी, इसीलिए वो क्षुधा अच्छी होने के लिए, क्षुद्ध बोध होने के लिए वो हर एक भोजन में शेंगदाना चटनी जरूर खाती थी, कभी उसमें दही मिला के या बगैर दही की। दही भी एक क्रूमिंग का हेतु है और शेंगदाना भी क्रूमिंग का हेतु है। पहले ही उसके कृमि थे और वो बढ़ रहे थे तो उसको ये पूरी तकलीफें हुई। पांडु पांडु के पूरे लक्षण नहीं थे पर HB% उसका कम था और थोड़ी सी रौनक भी चेहरे की कम हुई थी। ये 2 लक्षण हमें मिले। पूरा उसका ये पूछने के बाद उसको बोला गया, चटनी बंद करने के लिए बोला गया, भूख लगने के बाद ही और समय पे खाना लेने के लिए बोला गया और उसकी इस प्रकार से चिकित्सा दी गई। कृमि कुठार 1 गोली सुबह 7 बजे अभक्त काल में उष्ण जल के साथ, नवायस लोह 1 गोली अधोभक्त हर खाने के बाद और आरगवत कपिलावटी 2 गोलियां निशी सोने से पहले गर्म पानी के साथ। और महामरीचादि तेल का शिरोअभ्यंग करने के लिए बोला गया। पूरे सर में हल्के हाथ से और जहाँ पे वो इंद्रलुप्त के स्पॉट है वहां ज्यादा तौर में अभ्यंग करके वो लगाने के लिए बोला गया। इसके बाद हमने पहले सूत्र पहले हमने बोला था कि कृमि की जो चिकित्सा है रुग्ण प्रस्तुत करने से पहले मैंने वो स्लाइड डाली है। अपकर्षणम एवादो कृमिणाम भेषजम स्मृतम ततो विघातो प्रकृते है निदानस्य च वर्जनम, ऐसा बोला है कि अपकर्षण ये कृमि की पहली चिकित्सा है। कृमि को निकालना बहुत जरूरी होता है, अगर कृमि को एक बार निकालेंगे तो जल्दी हमारी चिकित्सा फलद्रुप होती है। फिर विघातो प्रकृते है और निदान वर्जन, इसके कारण से जो हेतु जो दोष प्रकुपित हुए हैं वो दोषों को कम करने की चिकित्सा, हेतु विपरीत चिकित्सा और निदान जो हेतु है उसका वर्जन एक कृमि की चिकित्सा है। इसलिए अपकर्षण के तौर पर उसको मात्रा बस्ती नींब तेल की शुरू की 2 दिन के बाद, तो 15 मिली मात्रा नींब तेल मात्रा बस्ती ऐसा 3 दिन लगातार दिया गया। उसको धीरे धीरे कृमि पतन शुरू हुआ, बहुत बारीक बारीक छोटे छोटे सफेद कृमि गिरना शुरू हो गया। उसको थोड़ा सा हल्का पेट में दर्द था तो 3 दिन के बाद वो चिकित्सा अगले सप्ताह लेने के लिए बोला गया।
अगले सप्ताह में एक विडंग त्रिफला का निरूह बस्ती, त्रिफलापात का निरूह बस्ती उसे दिया गया। थोड़े से कृमि गिरे, फिर एक दिन छोड़ के पुनः 3 निम्न तिल के मात्रा बस्ती दिए गए, उसमें प्रभुत कृमि प्रतन हुआ। इसके बाद उसका पेट दर्द थोड़ा बढ़ा तो ये मात्रा बस्ती रुकाए गए और फिर चिकित्सा पे आए। फिर हफ्ते में एक बार मात्रा बस्ती से करके करके धीरे धीरे 15 दिन, 1 महीने के बाद जब रुग्णा आई, तब 15 दिन के बाद उसकी चिकित्सा थोड़ी बदल गई और कृमि कुठर के बजाय उसको रसायन चूर्ण सुबह कोष्ठजनन ने दिया गया। बाकी की चिकित्सा ऐसे ही रखी गई, आर्गत कपिलावटी और नवायस लोह। 1 महीने के बाद वो जब फिर से आई, तब उसका खालित्य काफी प्रमाण में कम हुआ था, इंद्रलोक पूरा कम हुआ था, पांडुत्व कम हुआ था और रुग्णा ठीक थी। तो उसको रसायन चूर्ण का 1 महीने का कोर्स चालू रखने के लिए बोला गया और फिर उसको भेजा गया। अभी रुग्णा स्वस्थ है। अगर हम ये देखें कि ऐसा बोलते हैं ग्रंथकार कि अयम एव विकाराणाम सर्वेशाम अपि निग्रहे, कि पूरे सभी विकारों में इसी प्रकार चिकित्सा करना जरूरी है। अभी बाकी के स्लाइड्स मैंने नहीं बनाए हैं, पर ये ग्रूमिंग के हेतु से ही और हेतु सेवन से ही और एक रुग्ण मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इसकी स्लाइड नहीं है तो अभी मैं सिर्फ बोलूंगी, अभी इसकी स्लाइड नहीं है। एक रुग्णा थी, नाम अबक, उम्र ऐसी ही 21 साल, वो भी इंजीनियरिंग की रुग्णा थी। उसको अभी हम अगर देखें कि ग्रूमिंग के कारण अभी हमने देखा कि इंद्रलुप्त है, बहुत सारे त्वचा विकारों में ग्रूमिंग का हेतु हमें मिलता है। त्वचा विकारों में बाकी के भी इंद्रलुप्त तो है, पर बाकी बहुत सारे कृष्ण वैवर्ण्य, किसी किसी को खुजली, किसी को और कुछ, ऐसे बहुत सारे त्वचा विकारों में ग्रूमिंग का हेतु रहता है। आजकल विषमार्तव हमें दिखाई पड़ता है 50% लड़कियों में, और पीसीओडी भी आजकल की कॉमन पीसीओडी, ये इसमें भी ग्रूमिंग अगर हम ध्यान से देखें तो कृमि ये भी हेतु हमें बहुत सारे रुग्णों में दिखाई पड़ता है। सिस्ट होने का, कभी फाइब्रोडेमा होता है, कभी ऐसे सिस्ट होते हैं शरीर में ठीक जगह जगह पर, उसमें भी अगर हम खोजें तो कृमि का हेतु हमें दिखाई पड़ता है। ये कृमि चिकित्सा अगर हम करें तो हमें चिकित्सा में बहुत जल्दी लाभ होता है। ऐसे और एक रुग्णा मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ। वो अभी मैं बोली वैसे 20 साल की है, इंजीनियरिंग की रुग्णा थी। उसको विषमार्थ था, कभी 1.25 महीने, कभी 2 महीने, कभी 2.5 महीने, कभी 3 महीने, ऐसे उसकी रजत प्रवर्तन उसको होता था, मेंस्ट्रुअल साइकिल आती थी। उसको भी थोड़ा सा खालित्य, उसका एक तकलीफ थी, स्थौल्य था और दूषिका थी चेहरे पे बहुत सारे, और चेहरे पे थोड़ी सी पीटिका ये भी थी। इस हेतु रुग्णा आई, उसको भी पूरा उसका हेतु पूछे गए तो उसको भूख, खाना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वो सुबह 1 गिलास दूध पीती थी, थोड़ा सा खा लेती थी, फिर दोपहर भी जब भूख लगती थी तो खाने के बजाय 1 गिलास दूध पीती थी और शाम में थोड़ा सा खाना खाती थी। अभी हॉस्टल में का खाना अच्छा नहीं लगता था और अभी लॉकडाउन की वजह से रुग्णा घर पे थी, गए साल की केस है। तो माँ ऑफिस के लिए बाहर जाती थी तो अच्छा नहीं लगता था दोपहर को कुछ ठंडा खाने के लिए, इसलिए वो हर रोज दूध लेना पसंद करती थी। और पहले से भी दूध उसको बहुत बचपन से पसंद था, तो जब भी भूख लगे तो दूध पीना और जब जरूरी है तो ही खाना, ऐसा उसका हेतु हमें पूछने के बाद पता चला। तो उसको क्षीर विकृति पूरे उसके बंद किए गए, बाकी की भी पनीर वगैरह सब्जियां जो उसको पसंदीदा थी वो पूरी बंद की गई और उसको भी फिर चिकित्सा दी गई। उसमें भी कृमि कुठार, महामंजिष्ठारी काढ़ा, कैशोर गुग्गुल, अपानकाली 2-2 गोलियां खाने से पहले और सोते वक्त आर्गवत कपिलावटी, ये चिकित्सा दी गई। चिकित्सा के साथ साथ 15 दिन के बाद
उसको अपकर्षण हेतु नींब तेल और करंज तेल के मात्रा बस्ती शुरू किए गए। उसको ऐसे बोला कि पहले महीने में हर सप्ताह पहले दिन 15 मिली नींब तेल बस्ती, दूसरे दिन 15 मिली करंज तेल बस्ती और तीसरे दिन विडंग त्रिफला निरोध के बाद सहचर तेल बस्ती। ऐसा उसको कोर्स बताया गया क्योंकि उसको ऑनलाइन उसकी क्लासेस चालू थे, तो वो शुक्रवार शनिवार और रविवार 3 दिन बस्तियां लेती थी। ऐसे 1 महीना करने के बाद उसको काफी फर्क हुआ। उसकी साइकिल समय पे आई, उसकी दुश्चिकाएं बहुत प्रमाण में कम हुई, स्थौल्य भी 2 किलो से कम हुआ था 1 महीने के बाद। फिर उसको थोड़ा सा ऐसा बोला कि अभी समय है थोड़ा सा, हम अभी लगातार ये तय नहीं करेंगे, अभी हम रक्त मोक्षण का चिकित्सा करेंगे, क्योंकि जब आई थी वो शरद ऋतु शुरू हुआ था, तो रक्त मोक्षण और फिर उसको एक विरेचन का कोर्स कराया गया और फिर तीसरे महीने में फिर से ऐसी अपकर्षण चिकित्सा की गई। बहुत कृमि पतन हुआ और 3 महीने के बाद उसकी रजत प्रवर्तन उसका ठीक समय पे आना शुरू हुआ, खालित्य काफी मात्रा में कम हुआ और दुशिकाएं थोड़ी सी रह गई। वमन जब हमने मार्च में करवाया तब उसकी दुशिकाएं पूरी कम हुई, वैगण्य कम हुआ और साइकिल भी अभी समय पे आ रही है। ये अब दूसरी रुग्ण है कि जिसने, हमने दोनों भी बोला कि हेतु का ब्यौरा और कृमि ये निदान है, ऐसे उसकी चिकित्सा की गई। चिकित्सालय में जब हम बहुत साल से चिकित्सा करते हैं तो बहुत सारे कुटुंब छोटे छोटे किसी भी कारण के लिए आयुर्वेदिक चिकित्सा लेना पसंद करते हैं। मानो हम फैमिली डॉक्टर है ऐसे बोल के जब हमारे साथ जुड़ जाते हैं। तो ऐसी और एक केस मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ जो है ज्वर की। गए साल जब थोड़ा सा ज्वर का, जब हमें सब लोग हम थोड़े डर रहे थे, फरवरी मार्च की घटना है, जब मार्च अप्रैल की, जब ये कोविड का प्रकोप थोड़ा सा शुरू हुआ था। हमारा एक 10वीं में का 15 साल का एक रुग्ण था जो 1 साल पहले जीर्ण प्रतिशय और कास के लिए चिकित्सा लेता था और वो ठीक हुआ था। 60 महीने का कुछ उसको मेडिसिन नहीं लगा था। उसके बाद जब वो मार्च में ज्वर, तीव्र ज्वर और थोड़ा सा हल्का कास, ऐसा लक्षण लेके रुग्णालय में आया। पूरा पूछने के बाद उसने हेतु बताया कि थोड़ा सा दही और जामुन खाने में आए थे ताकि अब तकलीफ शुरू हुई है, श्लेष्मा का प्रकोप भी था, मार्च अप्रैल की घटना है। तो अभी वो बोला कि मुझे कभी कभी ये लिया तो अभी तकलीफ नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने लिया, पर अभी इस बार मुझे तकलीफ हो रही है। ज्वर तीव्र था, इसीलिए उसको पूरी चिकित्सा 104 103 था ज्वर, तो पूरी चिकित्सा दी गई। महासुदर्शन घनवटी, प्रवाल पंचामृत, सुवर्ण सूत्र शेखर और परिपाठ अधिकाड़ा, ऐसे 4 मेडिसिन दिन में 4 बार लेने के लिए बोले गए। साथ में षडंग पानीयम दिया गया और हल्का खाना लंघन बोला गया, उसको पीयूष लेने को बोला गया और भूख लगने के बाद नहीं तो पतला उपमा। रुग्ण 2 दिन के बाद रुग्ण की माता आई कि उसका बुखार थोड़ा कम नहीं है। हमने देखा कि धीरे धीरे कम हो जाएगा, कम होता है फिर से बढ़ता है। और 2 दिन गए, चौथे दिन रुग्ण का ज्वर तो कम हुआ पर उसको थोड़ी थोड़ी छर्दी होना शुरू हुआ और उसको इच्छा नहीं होती थी, अरुचि, ये भी लक्षण दिखाई दिया। और एक दिन जाने के बाद थोड़ा सा हम चिंतित हुए क्योंकि छर्दी बढ़ी थी। तो एक सलाहकार है, चिकित्सक है, एमडी मेडिसिन, उनसे सलाह लेके हमने जब परीक्षण किए पूरे, तो ऐसा दिखाई दिया कि उनके परीक्षण तो, रक्त के परीक्षण तो पूरे ठीक थे, पर लिवर फंक्शन टेस्ट में थोड़ा सा लीवर बढ़ा था। उसको वो बोले कि थोड़ा सा ये जो है वो पूरे माहौल के कारण जो उसको हुआ है, इसीलिए अभी क्या करते हैं। मैं बोलती कुछ नहीं करना, हम अभी 2 दिन राह देखेंगे, प्रवाल पंचामृत की मात्रा बढ़ाएंगे। 2 दिन मात्रा बढ़ाने के बाद रुग्ण ठीक हुआ। बोलना यही है कि अगर हम चिकित्सा जब लगती है, बोले तो पूरे रूप से, बोले तो अभी सुवर्ण सूत्र जैसी दवा है, ये हमें कब इस्तेमाल करनी है, और बाकी की दवा जो है अभी हम बोले क्रूमिकुठा जैसी दवा है, मंदे दवा, वो कब इस्तेमाल करनी है, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। और जब ऐसे रुग्ण आते हैं जो तुरंत उसको शीघ्र चिकित्सा, दारुण विकार जब होते हैं, तो हमें पूरे रूप से ज्यादा दवाई, पूरी दवाई का उपयोग करके चिकित्सा करना जरूरी होता है।
और जब हमें समय मिलता है तो अब जब पहले हमें केस देखी वैसे धीरे धीरे चिकित्सा भी करना हमें जरूरी होता है। ये तारतम्य रख के अगर हम चिकित्सा करते हैं और पूरा हितों का ध्यान रखते हैं तो कोई भी रुग्ण अगर आया तो हमें उसके निदान की चिकित्सा उसकी चिंता नहीं होती और हम चिकित्सा अच्छी तरह से कर पाते हैं। इसके बाद अभी रुग्ण प्रस्तुति मैंने पूरी कर ली है। ये करने के लिए मुझे पूरे टीम ने और ये समिति ने जो मौका दिया उसके लिए मैं आपका आभार प्रदर्शित करती हूँ। धन्यवाद। ओंकार जी, प्रश्नोत्तर क्या? अगर आपको कुछ प्रश्न है तो आप चैट बॉक्स में उसे पूछ सकते हो। मैडम, एक प्रश्न ऐसा था, प्रश्न पूछे। हेलो, माधवी मैडम। माधवी मैडम, आवाज आ रही है आपको? हाँ, ये आ रही है। एक प्रश्न ऐसा उत्पन्न हुआ कि जो औषधि आपने उपयोग में लाई है, क्या वो आप स्वयं बनाते हो या किस तरीके से उनका उपयोग, और कौन सी औषधियों का उपयोग हमने चिकित्सा में करना चाहिए? आप रसशास्त्र से हो जो इसलिए। काढ़े के वो चूर्ण जो है, काढ़े के चूर्ण जो है, चढ़ंग पानीयम वगैरह जो है तो वो हम बनाते हैं। पर जब दवाइयाँ पूरी होती है, जो उसकी वटिया होती है वो हम प्रिस्क्राइब करते हैं, वो हम खुद नहीं बनाते। जो क्वालिटी मेडिसिन होती है वो मंगा के हम देते हैं। दूसरा एक प्रश्न ऐसा है कि पंचक्वाथ है, षडंग पानीयम है। जो कृमि के हेतु आपने बताया, वो हेतुओं से तो हमें पता चलता है कि ये हेतु कृमि के हैं, लेकिन ऐसे कौन से ग्रंथों के लक्षण हमें रुग्ण में मिलते हैं और ऐसे कौन से लक्षण हमें ग्रंथ में नहीं होते हैं फिर भी कृमि के रुग्ण में दिखाई देते हैं? ग्रंथ में कृमि के लक्षण जो है वो ऐसे बोले हैं कि उसके जो व्याधि है वे अलग अलग किस्म के वो हमें दिखाई देते हैं। उसके ऊपर से हम क्या कर सकते हैं। फिर भी ये विशेषतः जो वैवर्ण होता है, श्वेत वैवर्ण चेहरे पे होने वाला, और ठीक जगह जगह पे श्वेत वैवर्ण हमें बहुत सारे जगह पे दिखाई देता है। चेहरे पे तो उसके बड़े विकट स्पॉट रहते हैं, पर शरीर में हाथों पे और पैरों पे भी छोटे छोटे अगर धब्बे देने लगे, छोटे छोटे धब्बे, तो उसके ऊपर से उनका निदान जरूर करें। रम 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 रम। कौन? एक प्रश्न ऐसा है कि क्या जो कृमि निकलते हैं वो मल के साथ निकलते हैं या कैसा? कभी कभी कृमि मल के बगैर भी निकलते हैं। अगर नीम तेल का बस्ती दिया और उसका प्रत्यागम 1-1.5 घंटे में हुआ ऐसे ही, तो थोड़ा सा मल और थोड़ा सा तेल और उसके साथ कृमि दिखाई देते हैं। कभी कभी एक प्रत्यागम दूसरे दिन सुबह में होता है, तब हम मल में कृमि दिखाई देते हैं। बहुत बार कृमि मल के साथ ही दिखाई देते हैं। कृमि के बहुत सारे प्रकार है, फिर भी हमें दिखाई देने वाले कृमि जो है वो छोटे छोटे सूत्रकृमि बोले तो, अगर हमने डोरा अगर टूटा हुआ डोरा अगर हमने सोचा तो वो जैसा दिखाई देगा उस हिसाब से, नहीं तो बूंद जैसे बारीक बारीक हरे काले सफेद ऐसे कृमि हमें दिखाई देते हैं। रुग्णों को भी हमें बताना जरूरी होता है कि कैसे कृमि दिखने वाले हैं, तो ही रुग्ण हमें बता सकता है और हमें भी देखने में मदद मिलती है उसकी। हाँ,
ये जो रुग्ण आपने बताया है उसमें जो बस्ती का उपयोग किया गया, नींब तेल और निरगुड़ी तेल का, तो ये कितने बस्ती ये देने चाहिए? करंज तेल। करंज तेल। हाँ, अभी क्या किया है, पहले रुग्ण में तो हमने एक 10-12 बस्ती का प्रयोग किया है, पर बहुत सारे रुग्ण में बार बार प्रयोग करना पड़ता है। 1 महीने के बाद रुक के फिर प्रयोग करना पड़ता है। फिर भी 3 से 4 या 5-6 बस्ती में हमें कृमि जरूर दिखाई देते हैं। अगर कृमि कभी कभी दिखाई ना भी दिए तो भी हमें जो लक्षण है, अभी मैंने बोला जैसे, वो तो वैवर्ण्य कम होते हुआ दिखाई देता है। ये बस्ती हम अपकर्षण के लिए देते हैं या दोनों तीनों? अपकर्षण के लिए ही देते हैं, वो ही हेतु है। कृमि निकालना, ये हेतु से ही हम ये बस्ती देते हैं। अगर छोटे बच्चे हैं तो उनमें, जैसे अभी आपने 15 ml मात्रा उसकी बताई थी, तो छोटे बच्चों में मात्रा इससे कम देनी चाहिए या उतनी ही मात्रा हमें रखनी है? नींब तेल और करंज तेल ये बहुत तीव्र तेल है। अगर उसकी हमें सूंघ लिए उसका, तो उसका वो तीव्र जो उसका ये है गंध है, वो हम सूंघ भी नहीं सकते। शारंगधर जी ने नींब तेल का नस्य बोला है, बताया है, और वो करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि उसकी जो तीव्र गंध है वो पेशेंट सह नहीं सकते। इसके लिए जैसे बच्चे छोटे हैं, उसके बहुत कम मात्रा यूज करनी पड़ती है। हम 5 मिली, या बहुत छोटे बच्चे हैं तो 2 मिली या 2.5 मिली मात्रा करते हैं, पर छोटे बच्चों में हम ज्यादा नींब तेल के बजाय जो ये है चूर्णोदक है उसका उपयोग ज्यादा करते हैं। बहुत अगर छोटे बच्चे 5 साल से छोटे हैं तो, अगर बड़े बच्चे हैं 5 साल से बड़े, तो हम 5 मिली तक नींब तेल का उपयोग कर सकते हैं। दो प्रश्न को मैं मिक्स करके आपसे पूछता हूँ। ये प्रश्न औषधि की जो आपने चयन किया था उसके ऊपर है। जैसे ज्वर के हम्म, रुग्ण में आपने प्रवाळ पंचामृत और सुवर्ण सूतशेखर उपयोग में लाया, तो वो क्यों हम्म, उसका आपने उपयोग किया उस रुग्ण में? और उसी तरीके से जो इरेगुलर मेंसेस वाला जो पेशेंट आपने बताया, उसमें आपने कैशोर हम्म। गुग्गुल का उपयोग किया। तो इन ऐसे औषधियों का उपयोग करने के पीछे क्या विचार था? कैशोर गुगुलू, ये जो गुगुलू है, ये पूरे उसका अधिकारी है कुष्ठाधिकार और नेत्राधिकार, बहुत सारे व्याधियों में वो काम करता है। उसमें जो मेन द्रव्य है वो है गुड़वेल, गुड़ूची, त्रिफला और गुगुलू। ये 3 घटक मेन है, और बाकी जो है उसमें पिप्पली वगैरह, वो षडूषण वगैरह, वो थोड़ा सा प्रक्षेप मात्रा में आता है। तो कैशोर गुगुलू में 3 द्रव्य जो है, वो तीनों द्रव्य अगर हम देखें तो वो कर्षण करने वाले और रसायन दोनों भी काम वो करते हैं। हमें इधर कर्षण चिकित्सा हेतु हमने कैशोर गुगुल का चयन किया है, और त्वचा विकार जो है वो हेतु दोनों भी लक्षण रुग्ण में प्रस्तुत थे। स्थौल्य भी था, त्वचा की तकलीफ भी थी, और कर्षण भी करना था। जो उसको जो सिस थे, पीसीओडी थी, उस हेतु विषमार्थ था। इसीलिए कैशोर गुगुलू ये ड्रग ऑफ चॉइस हो जाता है। इसके जगह हम त्रिफला गुगुलू भी कभी कभी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर कैशोर गुगुलू ज्यादा काम में आता है, ज्यादा अच्छा काम करता है, इसलिए कैशोर गुगुलू का चयन हम करते हैं ऐसे इस प्रकार के रुग्ण में। अभी हम प्रवाल पंचामृत सुवर्ण सूतशेखर की बात अगर हम देखें, प्रवाल पंचामृत और सुवर्ण सूतशेखर ये दोनों ड्रग ऐसे हैं कि कभी भी किसी भी अवस्था में, जब हम बोलते हैं कि दारुण अवस्था है, तो शीघ्र गति से जिस व्याधि का प्रवास होता है, शीघ्र गति से अलग अलग लक्षण में परिवर्तित जब होते हैं, तो ये 2 ड्रग्स हमें बहुत मदद करते हैं। चाहे वो छर्दी हो, चाहे वो उदरशूल हो, चाहे वो ज्वर हो, चाहे वो किसी भी तीव्र अवस्था हो, क्षुधा मांद्य हो, ये 2 ड्रग जो है वो दोनों एक साथ अगर हम यूज किए तो हमें बहुत उसकी मदद मिलती है। सुवर्ण सूतशेखर अगर हम पढ़े, गुण शास्त्र में उसका बहुत वर्णन है, तो वो सुवर्ण सूतशेखर ये रक्तगामी है, और पूरे मर्म के ऊपर भी उसका काम है। अन्नव स्रोतस पे भी उसका बहुत अच्छा काम है, और सुवर्ण भस्म होने के नाते वो तीव्र अवस्था में हमें जल्दी अच्छा होने में मदद करता है। प्रवाल पंचामृत ऐसा है, क्षारीय द्रव्य है,
बहुत सारी इसमें अम्लीय अवस्था भी होती है और ये शमन करने वाला द्रव्य है। छोटे से छोटे बच्चों में से बूढ़े आदमी में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। ये दो किस्म का आता है, साधा और मोतीयुक्त, दोनों भी अच्छे हैं, पर प्रवाह पंचामृत साधा भी बहुत अच्छा काफी काम करता है। मोतीयुक्त अगर हमें ज्यादा जरूरी है रक्त पे काम करने की, शीत गुण की, तो हम मोतीयुक्त प्रवाह पंचामृत का उपयोग करते हैं। एक प्रश्न ऐसा है कि जो हम कृमि चिकित्सा कहते हैं, तो एक डिसीज उन्होंने पूछा है कि SIBO, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन बैक्टीरियल ओवरग्रोथ, इसके ऊपर कृमि चिकित्सा उपयोगी रहेगी क्या? SIBG का SIBO, स्मॉल इंटेस्टाइन बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। जरूर रहेगी। अभी हम जो अपकर्षण करते हैं वो जो है वो बड़े आंतों में से करते हैं, पर हम ये जो नींब तेल देते हैं वो धीरे धीरे उसका अपकर्षण नए से वो पूरे आंतों में काम करता है। इसलिए हमने मात्रा बस्ती है, खाने के बाद ही प्रयोग करना है। तीव्र गंध का मैं अभी बोला कि तीव्र गंध का है, तीव्र द्रव्य है, तीक्ष्ण द्रव्य है, तो उसका तेल जो है तीक्ष्ण है। नींब बहुत ही तीक्ष्ण नहीं है, पर उसका तेल जब निकालते हैं तो तीक्ष्ण बन जाता है, तो वो अपकर्षण नए से पूरे शरीर में काम करता है, तो वो जरूर इधर भी काम करेगा। अब एक छोटी सी मैं केस बोलती हूँ। अभी प्रवाह सुवर्ण सुशिखर का अगर अभी विषय आया है, एक रुग्णा आई थी बीच में, वो एक 32 साल की रुग्णा थी, उसको डायबिटीज मेलाइटिस ये निदान लेके आई थी, पर उसकी तकलीफ जो थी वो तो अलग थी। उसको भ्रम था, उसको क्षुधा नहीं थी, क्षुधबोध नहीं था, और बहुत क्लम था, बहुत थकान थी, और भ्रम ज्यादा बढ़ रहा था। जब उसको चेक किया, उसके हेतु निकाले, तो मैं बोला जैसा पहले कि वो बहुत क्लम था, इसलिए सुबह बहुत जल्दी नहीं उठ पाती थी, 7 बजे उठती थी। व्यायाम करना जरूरी है बोल के थोड़ा सा व्यायाम घूमने का करती थी, बाकी कुछ नहीं कर पाती थी। फिर वो ड्राई फ्रूट्स लेती थी, एक कटोरी, थोड़े से 4-5 बादाम भिगोए वाले, एक अंजीर, अखरोट, थोड़े से मनुके, ऐसा लेती थी। और फिर डायबिटीज मेलाइटिस है तो खाना जरूरी है, नाश्ता 9 बजे भूख ना होते ही ये ड्राई फ्रूट्स खाती थी, भूख ना होते हुए फिर खाना खाती, नाश्ता करती थी, और फिर 12-12:30 बजे उसको बिल्कुल इच्छा नहीं रहती थी भोजन की, तो भी थोड़ा सा खाना चाहिए, इसलिए एक आधा फुल्का खा लेती थी। फिर 4 बजे कुछ फ्रूट खाती थी प्रतिकार शक्ति बढ़ाने के लिए और थकान कम करने के लिए, और फिर रात का खाना खाती थी। ये रुग्णा को हम चेक जब किया तो स्थौल्य था, वजन तो बहुत था, उसका बीपी भी बहुत छूट हो गया था। उस समय उसका 150/106 बीपी था। तो थोड़ा सा हम देखने के बाद उसको थोड़ा चिंतित हुए। फिर हमने बोला कि अगर आप पथ्य पालन करने के लिए तैयार है तो 7 दिन के बाद हम एक बार देखेंगे आपका बीपी चेक करके, एक दो बार आप बाजू में आपके बीपी देखिए, छोटे से क्लिनिक में अगर है तो वो सहमत हुई। तो हमने उसको प्रवाह पंचामृत मोतीयुक्त साधा सूत्रशेखर, सुवर्ण सूत्रशेखर के बजाय साधा दिया सूत्रशेखर, और कैशोर गुगुलू और अनुलोमन ऐसा देके भेजा। 7 दिन के बाद उनका बीपी नॉर्मल आया, वो था 110/180। तो बोलना इतना जरूरी है कि अगर हम हेतु का अभ्यास अगर अच्छा करेंगे और जो तकलीफ वाले हेतु है, निदान जो है, वो उसको छोड़ेंगे और सही चिकित्सा करेंगे, तो धीरे धीरे पूरी अवस्था को हम ठीक कर सकते हैं। धन्यवाद। मैडम, इसी तरीके से नवायस चूर्ण के बारे में भी उसका उपयोग करने का कारण? इसके 2-3 कारण हैं। उसको क्षुधबोध नहीं था, ये एक कारण है। उसका एज भी कम था, ये एक कारण है। उसको पाचन थोड़ा सा करना जरूरी था, और कृमि के लिए थोड़े से वृक्ष कल्प का उपयोग करना था। नवायस चूर्ण में अगर हम देखें तो त्रिकटु, त्रिफला और त्रिमद, और उसके साथ लोह, ये ऐसी उसका संगठन है। इसका उपयोग हमें पूरे ऐसे रुग्णों में बहुत अच्छा होता है। नवायस लोह अगर हमें इस्तेमाल करें तो धीरे धीरे रुग्ण का भूख भी अच्छी लगती है, रुग्ण का पांडुत्व भी कम होता है, और
ग्रूमिंग का जो पूरा माहौल है शरीर में का, वो ठीक करने का भी हमें उसके लिए भी सहायता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो चूर्णोदक के बारे में आपने कहा, ये चूर्णोदक क्या हाँ, है? इसी तरीके से रसायन चूर्ण जो आपने दिया, तो उसमें भी कौन से घटक द्रव्य है, वो भी जानना चाहिए। रसायन चूर्ण जो है ये वापट रसायन अध्याय में आए वाला चूर्ण है। इसमें 3 द्रव्य है। एक गुड़वेल अमृता है, गोखरू है, गोक्षुर और आमलकी है। ये चूर्ण है रसायन तौर पे काम करता है, मधु और घृत से लेहन करने को बोला है। पर ये चूर्ण भी हमें थोड़ा सा शमन मात्रा अगर हमें उपयोग करें ऐसा गर्म कोष्ण जल के साथ भी, तो दाहक कम करने के लिए और शरीर के दोषों का, विशेषतः पित्त दोष का शमन करने के लिए, थोड़ी सी स्निग्धता बढ़ाने के लिए भी इसका उपयोग हमें अच्छा होता है। इसे रसायन चूर्ण हम अलग अलग अवस्था में, अलग अलग काल में भी उसका उपयोग कर सकते हैं। रसायन काल में कर सकते हैं, अभक्त काल में कर सकते हैं, अपान काल में कर सकते हैं। रसायन चूर्ण का उपयोग बहुत जगह पे अच्छा होता है। चूर्णोदक जो है ये रस तरंगिणी में आया है कृमि पतन के लिए, और थोड़ा सा बाकी कृमि चिकित्सा उसका मुख्य हेतु है। जो हमको चूना जो है उसमें एक रत्ती चूना में अगर 1 लीटर पानी हम डालें और 24 घंटे रख के उसको छान लिए ऊपर का पानी, तो चूर्णोदक बनता है। ये हम पान के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बस्ती के लिए भी इसका उपयोग कर सकते हैं। ये रस तरंगिणी में उसका रेफरेंस है। तो कैशोर गुग्गुल का सेवन काल कौन सा रखना चाहिए, रसायन काल या चिकित्सा के रूप में? चिकित्सा हेतु हम अलग अलग काल में इसका उपयोग कर सकते हैं। व्याधि कौन से देश में है, अधोभाग में है, मध्य भाग में है, ऊर्ध्वजत्रुगत है। अगर हमें ऊर्ध्वजत्रुगत व्याधि के लिए अगर उसका काम करना है, कंठ रोग के लिए, तो हम अधोभक्त मधु से लेहन करवा सकते हैं। स्थौल्य है या अधोभाग में अगर तकलीफ है, नाभि के नीचे पैर में है, या अभी हमें बोला जैसा गर्भाशय में कुछ हमें अपकर्षण करना है, तो हम अपान काल में कोष्ण जल के साथ उसको या मधु के साथ दे सकते हैं। कभी कभी हम समान काल में या खाने के बीच में भी उसको देते हैं। अगर स्तन विदृधि है तो इसमें भी उसका अच्छा उपयोग दिखाई देता है। निरोह बस्ती जो आपने दिया, तो उसकी मात्रा कितनी थी और उसमें जो घटक द्रव्य थे उनका प्रमाण अगर आप बता सके। निरोह षडंग विडंग त्रिफला निरोह जो है, इसमें 2 पात्र द्रव्य है, त्रिफला और वावडिंग विडंग। उसमें जो कल का बाकी मधु, तैल, सैंधव ये तो आ जाते हैं हमेशा की तरह। और उसमें शतवा चूर्ण भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं इसके कल्क द्रव्य के तौर पे। इसकी मात्रा हम रुग्ण के वय के हिसाब से रखते हैं, उम्र के हिसाब से। अगर भी रुग्ण पूर्ण रूप से तो हम 900 950 मिलीलीटर का बस्ती देते हैं। अगर थोड़ी रुग्ण छोटी है तो 5.5 पाउंड लीटर बस्ती का हम उपयोग करते हैं। जैसे आपने बताया कि चूर्णोदक का हम पान भी कर सकते हैं, क्या वैसे भी कृमि चिकित्सा में नींब तेल का बस्ती के साथ में पान के लिए उपयोग किया जा सकता है? नहीं नहीं, अभी हम बोले कि वो तीक्ष्ण द्रव्य है, तीव्र द्रव्य है। इसका नस्य शारंग्र संहिता में आया है, और वो भी करना थोड़ा सा दुष्कर होता है। रुग्ण उसको सह नहीं सकते, नस्य में भी उसका पान कभी नहीं कराया जाता, सिर्फ बस्ती में ही उसका प्रयोग होता है। निरोह में भी उसका हम उपयोग कर सकते हैं, थोड़े से 5 मिली वगैरह डाल सकते हैं, कृमि पतन जल्दी होता है। विडंग त्रिफला निरोह में तिल तेल के साथ अगर थोड़ा सा नींब तेल भी डाला तो कृमि पतन जल्दी होता है, अच्छी तरह से होता है। धन्यवाद मैडम, आपने इस तरीके से हमें सभी विषय जितने भी आपने किया था कि एक यदृच्छया चिकित्सा न होते हुए कैसे हमारा अभ्यस्त कर्म होके हमें चिकित्सा करनी चाहिए, इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल ये हमारे सामने प्रस्तुत किया है कि हर एक व्यक्ति में चिकित्सा करते समय हमने इसी तरीके से द्रव्यों का चयन, हेतुओं का अभ्यास किस तरीके से करना चाहिए, इसका एक ये बहुत ही अप्रतिम एग्जाम्पल आपने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो हम सभी पार्टिसिपेंट्स की तरफ से धन्यवाद कहना चाहूँगा। ओंकार जी, आप आगे सर को वक्तव्य करने के लिए कह सकते हैं।
हेलो, बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन मैडम ने यहाँ पे किया। इसके बाद आदरणीय वैद्य अधिकारी सर हमें मार्गदर्शन करेंगे। अभी जो आपने सुना है, इसके आपको ध्यान में आया होगा कि स्वतंत्र व्यवसाय करने में कितना लाभ होता है, कितना वैविध्य होता है, और कैसे अपने अपने बुद्धि से हम कल्पों का चयन कर सकते हैं। स्वतंत्र बुद्धि से काम करने से हम केवल सिद्धांतों के ज्ञान के बाद अपने अपने क्षेत्र में अनेक विध कल्पों का प्रयोग कैसे कर सकते हैं, और इसके लिए स्वतंत्र बुद्धि का प्रयोग कर सकते हैं। इसका परिचयन आपको माधवी मैडम के उद्बोधन से हुआ होगा। विविध कल्पों का प्रयोग विविध पद्धति से करने की क्षमता उन्होंने बताई है, और परिणामतः एक स्वतंत्र चिंतन की क्षमता उन्होंने प्रकट की है। इसलिए उनका अभिनंदन करना आवश्यक है। अभी विषय चल रहा था कृमि का, और उसमें एक सूत्र आया था। वो सूत्र है चरक विमान 7 और श्लोक नंबर 29, 28, 29, ये दो महत्व के हैं। तो उसमें अधिकरण है पहले कृमि का, पहला अधिकरण है कृमि का। अपकर्षणमेवादौ कृमीणां भेषजं स्मृतं ततो विघातश्च प्रकृतेः निदानस्य च वर्जनम्। और इसके बाद ये सूत्र आता है, अयम एव विकाराणां सर्वेषां अपि निग्रहे। तीनों सूत्र संदर्भ के साथ पढ़ने हैं। अधिकरण है कृमि का। अब यहां पर अपकर्षणमेवादौ कृमीणां शस्यते, जहां पर कृमि को दृश्य रूप में बाहर निकालना संभव है, ये उनके लिए ये अधिकरण है। गंडुपद कृमि, सूत्र कृमि, अथवा व्रणों में होने वाले कृमि, क्षीर में, नासा में, व्रणों में, इसमें भी शल्य चिकित्सा में कई बार ऐसे कृमि देखे जाते हैं। उनके लिए अपकर्षण मेवादव है। कृमीणाम भेषजम श्रुतम, भिन्न भिन्न पद्धतियां हैं। उससे आप कृमि का अपकर्षण पहले करते हैं। अब यहां पर यह दृश्य कृमियों का हुआ, और जहां पर ये दृश्य कृमि केचित सूक्ष्मात् अदर्शनम, इसी अध्याय में कृमियों के वर्णन में श्लोक नंबर 11 में सूक्ष्म एके भवन्ति अदृश्याः, सूत्र 11 ऊपर से तीसरी पंक्ति, सूक्ष्मत्वाच्च एके भवन्ति अदृश्याः। और इन सब का कारण बताते समय
ये शोणितज कृमि है। शोणितजानां समुत्थानं कुष्ठ समानम, उसके हेतु कुष्ठ के समान हो गए। जो बताए सभी कुष्ठ के हेतु है, मैडम ने जो बताया वो सभी कुष्ठ के हेतु है। तो शोणितजानां खलु कुष्ठ ही समानम समुत्थानम, और रक्तवाहिन्यो धमन्या स्थानम, आकृति अणु वृत्त अपाद, वृत्त होते हैं, अपाद होते हैं, और सूक्ष्मत्वाच्च अदृश्याः भवन्ति। अब इन कृमियों का अपकर्षण कैसे करेंगे? तो इनके कृमि के अपकर्षण के स्थान पर प्रकृति विघातीय चिकित्सा क्रम दूसरे क्रम में आया है, उसी सूत्र में। ततो विघातो प्रकृतेः, उसमें प्रकृति विघात करना है। प्रकृति विघात का अर्थ क्या है? प्रकृति विघात का अर्थ है इन कृमियों को आश्रय देने वाला, बढ़ाने वाले जो दोष है उनका क्षय करना। उसका वर्णन उसी अध्याय में श्लोक नंबर 15 में किया है। ऊपर से 5वीं लाइन, प्रकृति विकासस्तु तेषां, ये सभी कृमि संतर्पणजन्य होते हैं, प्रायः श्लेष्मज होते हैं। श्लेष्मज और क्लेदज, आमज, आम, श्लेष्मा और क्लेद, ये कृमि के कारण है। इसका वर्णन हमने कियंत शीर्ष में देखा है। क्लेद, आमोत्पत्ति और श्लेष्मा, ये इनके कारण है। जो रस में भी होते हैं, रक्त में भी होते हैं, उसका हृदय में वर्णन किया है, वैसे शिरस्थ व्याधियों में भी किया है। इनका प्रकृति विघात यानी श्लेष्मा, आम और क्लेद का नाश, इसको कहते हैं प्रकृति विघात। और उसके लिए कटुतिक्त कषाय क्षारोक्ष्णानाम द्रव्याणाम उपयोगः, प्रकृति विघात के लिए कटु, तिक्त, कषाय, क्षार द्रव्यों का प्रयोग करना है। कटु जो भी आपको उपलब्ध है, तिक्त जो भी उत्तम तिक्त उपलब्ध है, और कषाय, कषाय में ज्यादा उपलब्धि त्रिफला की है, तो इनका उपयोग कर सकते हैं। और ये उपयोग अभ्यंतरतः बस्ती मार्ग से दोनों पद्धति से कर सकते हैं। इसको कहते हैं प्रकृति विघात। ये जो रक्तज और कृमि, रसज कृमि है, जो केचित सूक्ष्मात् अदर्शनः, ये त्वग्गत व्याधि करते हैं, हृदयस्थ व्याधि भी करते हैं, अन्यत्र भी कर सकते हैं, जिसका वर्णन उसी अध्याय में कियंत शीर्षे में ही किया है। हृदय में भी ऐसे होते हैं कृमि, सिर में भी होते हैं। तो ये इसका अभिप्राय है कि ये कहीं भी ऐसे सूक्ष्म कृमि हो सकते हैं, और इनका कारण
कुष्ठेक संतानः, यही कारण है उनके, जो संतर्पण करने वाले, क्लेह निर्माण करने वाले, अमोत्पत्ति करने वाले, श्लेष्मा करने वाले, ये उनके हेतु होते हैं। गुड़, तैल, क्षीर इत्यादि और अजीर्ण भोजन। और इनका प्रकृति विघात करने के लिए कटु तिक्त कषाय का प्रयोग करना है। इसलिए प्रायः जितने भी द्रव्य प्रयोग में आते हैं, ये तीन में से, नवायस में भी कटु तिक्त है, कैशोर में भी कटु तिक्त है, क्षार ये इसमें प्रकृति विघात कर है। इन सब का प्रयोग, वैसे निम्ब तेल, करंज तेल, ये भी, इनका भी प्रभाव कटु तिक्त है और ये बस्ती माध्यम से अल्प मात्रा में पूरे शरीर में कार्य करता है। इसलिए प्रकृति विघात के लिए इनका भी प्रयोग उन्होंने किया है। ये उनकी कल्पकता है। इसके लिए मैं उनको, क्या कहेंगे उसको, बधाई देता हूं कि इस प्रकार पूरे शरीरगत इन अदृश्य कृमि को, जो केचित सोक्ष्मात् अदर्शनः, उनके लिए भी इंद्रलुप्त में, अन्य पीड़िकाओं में उन्होंने किया है। ये उनका चिकित्सा का वैविध्य है। तो ये इस प्रकार प्रकृति विघात करना है। अंतिम, और इसमें रक्तमोक्षण भी प्रकृति विघात का अपकर्षण का एक साधन है। रक्तमोक्षण भी आप कर सकते हैं। और अंतिम पंक्ति जो है, अयम एव विकाराणाम सर्वेषाम निग्रह, सभी विकारों में अयम एव, यही विधि करना है। कौन सा? दोषों का अपकर्षण, प्रकृते विघातः और निदान का परिवर्जन। ये तीन सूत्र है। प्रकृति विघात का जब प्रयोग करोगे तो हेतु विपरीत करना है और अपकर्षण के लिए शोधनों का प्रयोग करना है। इनसे दोष निकलते हैं और प्रकृति विघात भी होता है। प्रकृति विघात के लिए ये दोषों का अपकर्षण ये भी काम करता है और दोष निकल जाने के बाद ये व्याधियां धीरे धीरे उपशमित होकर, प्रकृति विघात के कारण दोषक्षय होकर ये आगंतु व्याधि भी नष्ट होती है। भूत संसर्ग आगंतु व्याधि का कारण है। भूत यानी कृमि, सूक्ष्म अदृश्य कृमि भी भूत में आते हैं। इनका वैशिष्ट्य है, अब त्रिशोथी अध्याय में या उसके बाद के अध्याय में एक वाक्य आता है कि आगंतु यानी भूत ये प्रवेश करते हैं और दोषों को कुपित करते हैं। इसलिए इनकी चिकित्सा, जिस शरीर में दोष है उसमें ही इनका प्रवेश होता है और इनकी चिकित्सा आगंतु अन्वेति निजम विकारम, और चिकित्सा उनकी निजों के समान ही करनी है। आगंतु के हेतु बंद करना है और निजों के हेतु बंद करना है। चिकित्सा दोषों की ही करनी है। अयम एवं विधिक कार्य, यही नियम है। इसलिए जो, क्या कहेंगे उसको, सूक्ष्मात् अदर्शना कृमि है, वायरस है, बैक्टीरिया है, इनके लिए ग्रंथकार चिकित्सा दोषों की ही करने के लिए कहते हैं। दोषों का अपकर्षण करो, प्रकृति विघात करो और निदान परिवर्जन करो। ये सूत्र सभी आने वाले, अभी आने वाले और बहुत आने वाले हैं। कोरोना आ गया, इसके बाद और कोई आने वाला है, तो उनके लिए शरीर निर्दोष रखना, प्रकृति विघात बंद करना, हेतु बंद करना, यही चिकित्सा सूत्र काम में आने वाला है। इसलिए अयम एव विकाराणाम सर्वेषाम अपि निग्रहे, ये सूत्र इस संदर्भ में
सद लेना आवश्यक है। यही रुकता हूँ। धन्यवाद। चल। ओंकार जी। हाँ। आज यस सर, आज का सर आज के कार्यक्रम में आदरणीय वैद्य धर्माधिकारी सर जी ने मैडम ने बताए हुए रुग्णानुभव पे हमें मार्गदर्शन किया। ये मार्गदर्शन हम जरूर हमारे प्रैक्टिस में याद रखेंगे और उसके ऊपर विचार करके हम जरूर हमारे प्रैक्टिस में बदलाव लाएंगे। ये मैं सभी विद्यार्थी वर्ग की तरफ से सर को कहते हुए आज के कार्यक्रम के लिए जिन सभी लोगों ने सहयोग किया उन सभी का मैं यहाँ पे आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और आदरणीय वैद्य धर्माधिकारी सर जी के ये अमृत महोत्सव वर्ष के कृति समिति के सभी सदस्य, उनके भी मैं आभार यहाँ पे प्रकट करना चाहता हूँ। और इस कार्यक्रम के लिए जिन जिन लोगों ने सहयोग किया, जाने अनजाने सभी के मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ और सभी को धन्यवाद देते हुए मैं ये कार्यक्रम का सांगता करता हूँ। धन्यवाद।